हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स को आज हम क्लियर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो टॉपिक्स होंगे उनको देखेंगे। और इस चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है और हिंदी में इसको वैद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो दोनों मीडियम के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास में ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। देखिए ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है कि ऑर्स्टेड ने ये पाया कि जब किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तब उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। ये किसने पाया था? ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से। कैसे पाया था? उन्होंने क्या किया कि एक वायर लिया और उसके पास में उसके पैरेलल यानी कि समांतर एक चुंबकीय कंपास यानी कि मैग्नेटिक नीडल उन्होंने रखी थी। अब जैसे ही इन्होंने इस वायर को इलेक्ट्रिक करंट दिया, इस नीडल में डिफ्लेक्शन आया, यानी कि ये नीडल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर गई, यानी कि ये इधर डिफ्लेक्ट कर गई। और जैसे ही इन्होंने इस करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, यानी कि पहले जा रहा था करंट ए से बी, फिर अब मान लीजिए अब जा रहा करंट बी से ए, तभी जो मैग्नेटिक नीडल थी उसका डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, वो करंट पर डिपेंड करती है कि उस चालक में, उस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या है। तो ऑर्स्टेड ने पाया कि जब भी किसी चालक में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इस चुंबकीय प्रभाव मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करती है कि आखिर उस चालक में, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है। अब देखिए एक हमारे पास में जो रूल है वो है स्नो रूल। ये स्नो रूल का जो यूज़ है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में ही किया जाता है। यहाँ पर इसको बता दूं आपको कि जैसे हमारे पास में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। जब करंट, इलेक्ट्रिक करंट साउथ से नॉर्थ में जाएगा, यानी कि साउथ से नॉर्थ, तब जो मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन है वो किधर मिलेगा? वेस्ट में मिलेगा। करंट साउथ से नॉर्थ जाएगा, डिफ्लेक्शन किधर मिलेगा? वेस्ट में मिलेगा। जब करंट वेस्ट से ईस्ट में जाएगा तो डिफ्लेक्शन किधर मिलेगा? नॉर्थ में मिलेगा। और जब करंट ईस्ट से वेस्ट में जाएगा तब वो साउथ में मिलेगा। अब मान लीजिए कि इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आता है कि एक कंडक्टर है, मान लीजिए एक्स वाई, और उसमें करंट इस डायरेक्शन में दिखाया गया है, यानी कि y टू x डायरेक्शन में। तब आप समझ जाइए कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए A है, ये B है, तो टुवर्ड्स A होगी हमारे पास में, यानी कि डिफ्लेक्शन जो होगा ये हमारे पास में ये इस साइड होगा। और अगर हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम साउथ इमेजिन कर लेंगे, इसको हम नॉर्थ इमेजिन करेंगे। तो हम इस तरह से स्नो रूल का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपको ना तो नॉर्थ पता है ना साउथ पता है, और इस डायरेक्शन में कोई कंडक्टर गिवन है और उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, और ये है हमारे पास में मान लीजिए ए, और ये हमारे पास में बी। तब आप इसको साउथ मान लें और इसको नॉर्थ मान लें, और एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर। तो ये जो होगा हमारे पास में वेस्ट होगा और ये हमारे पास में ईस्ट होगी। तब जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड भी किधर होगी? टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि वेस्ट की तरफ। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा और डायरेक्शन का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। एक चीज़ और बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेते हैं, और जो प्रोटॉन्स होते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज की हम अलोंग मान के चलते हैं। तो यहाँ से अगर हमारे पास में साउथ से नॉर्थ ये चार्ज यानी कि करंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो साउथ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन्स बीम्स आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ
या इलेक्ट्रॉन्स मूविंग आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के हम अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेंगे। यहाँ पर साउथ से नॉर्थ करंट लिया है हमने, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये ध्यान रखना होगा हमें। हाँ, अगर वो कहें कि प्रोटॉन्स साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक करंट उसको मान सकते हैं। देखिए अब इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाता हूँ, वो है हमारा ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। हाँ सॉरी, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट तो था बायोट-सेवर्ट लॉ। यहाँ पर देखिए बायोट-सेवर्ट्स लॉ, इस टॉपिक का यूज़ बहुत है, इसका जो फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं उसका यूज़ बहुत है, उस पर न्यूमेरिकल्स बहुत हैं और कुछ डेरिवेशंस हैं जो इसी पर बेस्ड हैं। तो बेसिकली जो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट यानी कि ओर्स्टेड ने जो डिस्कवरी की और ये बायोट-सेवर्ट लॉ, बस इतना अंतर है कि ओर्स्टेड ने ये बताया था कि कोई करंट कैरिंग वायर है, कोई कंडक्टर है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने ये बताया था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होती है, जो प्रोड्यूस हो रही है या इंड्यूस हुई है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जिन पर ये डिपेंड करती है। तो उन्होंने बताया कि एक मान लीजिए हमारे पास में XY कंडक्टर है और उसमें एक छोटा सा एलिमेंट लिया है जिसकी लेंथ कितनी है, DL है, और इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किस एंगल से, थीटा एंगल से। तब देखिए जो बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस एलिमेंट की इस P पॉइंट पर, वो डिपेंड करेगी आखिर इसमें करंट कितना है, यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी जो है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो R है। ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है DL पर, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है साइन थीटा पर, और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है 1/r² के। मैग्नेटिक फील्ड r² के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, यानी कि आप जितना किसी सोर्स से दूर जाएंगे उतनी फील्ड जो है वो तेजी के साथ में डिक्रीज होगी, यानी कि कम होती चली जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ कैंडल लगी हुई है, तो इसके पास जितना आएंगे आप रोशनी वहाँ ज़्यादा होगी, और इस कैंडल से जितना आप दूर जाएंगे रोशनी बहुत तेज़ी के साथ कम होगी। तो इसी तरह से किसी ये मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए या इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। अब देखिए, अब हम इनको कंबाइन करेंगे तो dV इक्वल या dV प्रोपोर्शनल IDL साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, इसके बाद में हमने इनको dV इक्वल μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r², ये हुआ। यहाँ पर μ0/4π कांस्टेंट है। अब देखिए, अगर हमें टोटल कंडक्टर की फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r²। जो लिमिट्स होंगी वो अकॉर्डिंग टू कंडक्टर होंगी। हो सकता है कि ये आपका सर्कुलर लूप बन जाए, हो सकता है कि स्ट्रेट कंडक्टर हो जाए, तो हमें यहाँ इसको फॉर्मूले को यहीं छोड़ना है। बेसिकली जो जनरली फॉर्मूला यूज होता है वो dV बराबर μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r² होता है। हाँ, एक है इसमें कि आप इसकी वेक्टर फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो मैं वेक्टर फॉर्म बता देता हूँ कि dV इक्वल μ0/4π IDL r साइन थीटा अपॉन r² इंटू r। हमने क्या किया, इसमें r से ऊपर मल्टीप्लाई किया और r से नीचे मल्टीप्लाई किया। आपने सुना होगा कि AB साइन थीटा यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में सुना होगा कि AB साइन थीटा क्या होता है, A क्रॉस B। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको dV इक्वल्स टू μ0/4π IDL क्रॉस r और अपॉन r³। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास में DL भी वेक्टर है और R भी वेक्टर है। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं होता है, वो स्केलर क्वांटिटी है। DL भी वेक्टर है और R भी वेक्टर है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने AB साइन थीटा यानी कि A क्रॉस B रूल लगाया है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट का, यानी कि सदिशीय रूप है ये आपका। तो मुझे उम्मीद है आपको बायोट-सेवर्ट लॉ पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस कीजिए और इस पर बेस्ड आके इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, हम उनको फिर आपको समझाएंगे। धन्यवाद।